सो सबसे पहले तो फाइनली फाइनली हमने अपना स्टॉक कोर्स लॉन्च कर दिया है। म्यूचुअल फंड कोर्स तो हमने कुछ महीने पहले लॉन्च किया था अगस्त में। रिस्पांस बहुत अच्छा है, उसका रिव्यूज़ देखेंगे क्लियरली पता चलेगा रिस्पांस कितना अच्छा है। तो उसके बाद फिर काफ़ी डिमांड आया था स्टॉक रिलेटेड कोर्स का, तो इसीलिए हमने मास्टर ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग कोर्स लॉन्च किया है। आज से ही इनरोलमेंट स्टार्ट हुआ है। फंडामेंटल से रिलेटेड ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। पहले हम जियो पॉलिटिकल से स्टार्ट करेंगे। जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, क्रूड ऑयल प्राइसेस, करेंसी अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, इससे क्या फ़र्क पड़ता है स्टॉक मार्केट को, ये सब कुछ जानेंगे। इस तरह का नॉलेज कैसे बढ़ाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। जनरली लोगों को इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा और मोस्टली ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादातर चीज़ें। ऑफकोर्स इसमें बनाना नहीं, हमें बनाना नहीं होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें सिर्फ पढ़ना होता है और समझना होता है। तो पढ़ना और समझना मोस्टली समझ में आ जाना चाहिए, वो देखकर डिटेल में बताया गया कैसे करना है। उसके बाद फाइनेंशियल रेशियोज आप जानेंगे, ऑलमोस्ट सारे रेशियोज ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन, आरओई, आरओसी, आरओए क्या होता है, इसको कैसे स्टडी करना है। अब लिक्विडिटी रेशियोज, करंट रेशियोज, एसेट टेस्ट रेशियोज, लिवरेज रेशियो ना, डेट इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इफिशियंसी रेशियो, एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, रिलेटिव वैल्यूएशंस, वैल्यूएशंस कैसे करेंगे, क्योंकि सिर्फ स्टॉक का ये नहीं देखना है क्वालिटी कैसा है, वैल्यूएशन भी देखना है ताकि अच्छे वैल्यूएशंस पे खरीद पाए। तो पी रेशियो, पेग रेशियो, पीबी रेशियो, प्राइस टू सेल्स, अर्निंग यील्ड, सभी कुछ है। उसके साथ साथ इंट्रिंसिक वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, कैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से आप निकाल सकते हैं, वो भी हम डिटेल में बताएंगे। फिर ऑफ कोर्स फाइनली हम जानेंगे कि पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसमें डूज एंड डोंट्स, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सभी कुछ उसमें है। अभी तक लग रहा है रफली 4 आवर का कोर्स है रफली, इससे थोड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा, मोस्टली थोड़ा और ज़्यादा होगा जब, क्योंकि हो सकता है बाद में 1-2 और वीडियोस हम ऐड करें इस पर, अगर कहीं कुछ कमी रह गया तो उसको देखते हुए। सभी कुछ प्री रिकॉर्डेड होगा, तो सिर्फ आपको लॉगिन करना है लॉगिन आईडी से और वहाँ आप वॉच कर सकते हैं। संडे ऑनवर्ड्स हम वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हम सारे वीडियोस अपलोड कर देंगे और 365 डेज़ का वैलिडिटी होगा। उस बीच आप कभी भी लॉगिन करके कोर्स को कर सकते हैं। और सारे जो भी अभी तक प्लान किया हमने 13 लेक्चर्स का, तो ज़्यादातर रेडी हो चुका है। और 13 लेक्चर्स के साथ 13 क्विजेज भी होंगे, लाइक मास्टर ऑफ म्यूचुअल फंड में जिस तरह का क्विज था ना, उसी तरह का क्विज यहाँ भी होगा। सारे क्विजेज में आपको 60% स्कोर करना होगा और ऑफ कोर्स एक बार आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये सब है कोर्स डिटेल्स। सुना, मार्केट अपडेट से स्टार्ट करते हैं। सो मार्केट तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं तो देखिए, जो भी हम मार्केट अपडेट में सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं, यूएस का 10 ईयर कहाँ पे है, ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ पे है, गोल्ड कहाँ पे है, क्रिप्टो कहाँ पे, ये सब पहले हम डिस्कस करते हैं। और वो जानना जरूरी भी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आपको सही से जानना है कि स्टॉक मार्केट मूव कैसे करता है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है। अगर ये सब आप खुद से समझना चाहते हैं तो आपको जानना होगा जो पैरामीटर्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं अपने लाइव स्ट्रीम में। यूएस 10 ईयर 5% से 4.2% आ चुका है, अब 4.23% के आसपास है, कमा है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका मतलब कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है यूएस में। ब्रेंट क्रूड 76 पे आ गया है डॉलर्स पर बैरल, कमा है काफ़ी, 85 के आसपास था तो वो भी बहुत कमा है। हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, तो यूएस डॉलर्स में ज़्यादातर पेमेंट करते हैं, तो अगर ये प्राइस कम रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो उसके बाद अगर आप गोल्ड का प्राइसेस देखें, डिफरेंट एसेट क्लासेस, तो गोल्ड का प्राइस देखेंगे तो 2000 क्रॉस कर गया था गोल्ड और अभी भी ऊपर है, थोड़ा नीचे गिरा है अभी 2020। हम जब भी बात करते हैं ना तो इंटरनेशनल जो डॉलर्स में प्राइस आता है पर ऑन्स, उसकी बात करते हैं, तो 2020 के आसपास है, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, पहले से थोड़ा गिरा है। सिल्वर भी गिरा है, ऑलमोस्ट 26 के आसपास ये जा रहा था, 25 प्लस था, अब ये 23.3 के आसपास आ गया है डॉलर्स, तो ये गिरा है। बिटकॉइन बहुत अच्छा करा अभी भी, ये भी थोड़ा सा गिरा है बट बहुत अच्छा अभी भी है, $43,940 पे चल रहा है। बिटकॉइन अच्छा कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि मार्केट को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट का जल्दी आने वाला है, मार्केट में लिक्विडिटी आने वाला है। तो अगर
मार्केट में लिक्विडिटी आने वाला है, इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा समय है। लिक्विडिटी बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट इसीलिए इंडियन मार्केट्स को भी देखें तो कुछ समय डाउन था, उसके बाद अब फिर से तेज़ी आया है। और जब जब इंटरेस्ट रेट कट के सिग्नल्स आएंगे, जब जब लगेगा कि नहीं अब इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, अब कट आने वाला है, तो एफ का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आएगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे नवंबर में भी एफ का पैसा आया, दिसंबर में भी आ रहा है। और गोइंग अहेड अगर यूएस से कोई नेगेटिव खबर नहीं होता है इंटरेस्ट रेट फ्रंट पे, तो मोस्टली एफ का पैसा फिलहाल बना रहेगा, आता रहेगा, और जो कि बहुत अच्छा है मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए। और इसीलिए हमने काफ़ी अच्छा खासा रैली भी इधर रिसेंट टाइम्स में देखा है, मार्केट ऑल टाइम हाई गया है। और ये फिलहाल ऐसा लगता है कि ये बना रहेगा। ऑफकोर्स देखिए स्टॉक मार्केट है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो कुछ समय वो थोड़ा टाइम करेक्शन होता है, वेट करता है, थक जाता है, तो फिर ना बुल है तो दौड़ कर फिर थक जाता है, थोड़ा आराम करता है फ्यू डेज़ का, फिर से थोड़ा आराम करके फिर से दौड़ेगा। बट हाँ, अभी तक जो सिनारियो है जिस तरह का, उससे लगता है कि ये बुल फेज है, ये लगातार फिलहाल तो ऊपर ही जाएगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत करेक्शन है, वो तो स्टॉक मार्केट है ना, कहीं से कोई न्यूज़ आ गया तो थोड़ा गिर जाएगा, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, अगर मीडियम टर्म टाइप देखें तो ये बिल्कुल ऊपर ही है। यूएस में या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो फ्राइडे को मार्केट बहुत अच्छा किया है, क्योंकि सिग्नल्स आ रहे हैं यूएस से कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग होगा। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि एक होता है हार्ड लैंडिंग, एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग का मतलब ये हुआ कि वहाँ का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत बुरा हो जाएगा, इस तरह का होगा तो हार्ड। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब हुआ कि प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन बहुत कम आएंगे, जो कि इकोनॉमी आराम से झेल लेगा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा यूएस इकोनॉमी में। तो फिलहाल वही लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि यूएस का जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो वो बहुत अच्छा जा रहा है 5% प्लस आया है एनुअल रेट, जो रिसेंट उनका आया है जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा थर्ड क्वार्टर का। और उसके साथ साथ अगर आप उनका यूएस का अगर आप एम्प्लॉयमेंट डेटा देखें, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, तो वो भी ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो घट रहा है या फिर बढ़ रहा है, स्टेबल है, थोड़ा बहुत घट रहा है वो, जो कि पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ठीक लग रहा है सब कुछ। यूएस यूएस और यूरोपियन मार्केट्स का तो परफॉर्मेंस अच्छा था, एशियन मार्केट्स गिरा है। उसका एक बड़ा रीज़न था जापान का। एक्चुअली आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखेंगे थर्ड क्वार्टर का, तो एक्सपर्ट्स मतलब मान कर चल रहे थे कि उनका जीडीपी ग्रोथ रेट थर्ड क्वार्टर का 0.5% से गिरेगा। मतलब ऊपर नहीं जा रहा है 0.5%, 0.5% नीचे गिरेगा, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा गिर गया, 0.7% गिर गया। तो इसीलिए थोड़ा वहाँ एशियन मार्केट्स देखेंगे तो मिक्स्ड था। इंडिया देखेंगे तो इंडिया देखिए कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट लाइक लास्ट यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में भी हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वार्टर 7.8% था हमारा, सेकंड क्वार्टर में 7.6% जीडीपी ग्रोथ रेट आया, जो कि बहुत अच्छा है। तो पहले आरबीआई का था 6.5% ये फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट जीडीपी। अब आरबीआई का कहना है कि हम 7% टच कर लेंगे 7% इज़ ह्यूज। मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी का 3% है, इंडिया जो कि इतना बड़ा इकोनॉमी है, अब हम छोटी इकोनॉमी बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुके हैं, तो 4% ज़्यादा वर्ल्ड इकोनॉमी के मुकाबले हम ग्रोथ करेंगे। 4% इज़ ह्यूज डिफरेंस, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ऑफ कोर्स इंडिया में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, अभी पहले से तो बढ़ा है, तो इसीलिए आने वाले समय में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा घटेगा, इसी तरह का नहीं रहेगा। तो आरबीआई का अगर आप प्रोजेक्शन देखेंगे तो थर्ड क्वार्टर आरबीआई का बोलना है अबाउट 6.5% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ रहेगा, और फोर्थ क्वार्टर दैट इज लास्ट क्वार्टर में 6%। तो ये जब आप इन चारों क्वार्टर्स का एवरेज निकालेंगे तो 7% के आसपास का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है इंडिया का। उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो वहाँ भी जीडीपी ग्रोथ रेट इसी तरह के आसपास रहेगा, 6.5% के आसपास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भी उम्मीद है। इन्फ्लेशन भी अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन रफली 5.4% के आसपास इस फाइनेंशियल ईयर में रहने का उम्मीद है, आरबीआई का प्रोजेक्शन है। तो इंडियन मार्केट्स ठीक ठाक है। बाहर के मार्केट्स का परफॉर्मेंस का इकोनॉमी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से खराब नहीं है, तो चीज़ें ठीक ठाक लग रही हैं। तो उससे वही है कि देखिए इंडिया में, और प्लस ये इलेक्शन रिजल्ट्स भी आया है स्टेट का, वो भी पॉजिटिव आया है, तो सभी कुछ पॉजिटिव लग रहा है इंडिया के लिए अगर आप देखें तो।
मतलब सारे एसेट क्लासेस भी पॉजिटिव लग रहे हैं। इक्विटी पॉजिटिव है, अगर आप डेट देखें तो इंटरेस्ट रेट ऊपर है, नेक्स्ट ईयर उम्मीद है नीचे जाएगा, जो कि डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय माना जाता है। तो डेट भी पॉजिटिव है, गोल्ड तो अच्छा परफॉर्मेंस दे ही रहा है, तो कमोडिटीज़ का परफॉर्मेंस भी ठीक है, क्रिप्टो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, रियल एस्टेट इंटरेस्ट रेट ऊपर है फिर भी परफॉर्मेंस ठीक दे रहा है। तो सारे एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, और ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट सारे एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस ठीक हो। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स इक्विटी का परफॉर्मेंस जनरली ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छा रहता है, और क्रिप्टोज का तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, रिटर्न्स आता है लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो वही है कि कौन कितना रिस्क ले सकता है। रिलेटिवली इक्विटी ज़्यादा अच्छा एसेट क्लास लगता है, रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है लॉन्ग टर्म में, और क्रिप्टो की तरह वोलाटाइल नहीं है। ऑफकोर्स ये भी बहुत वोलाटाइल है, बट क्रिप्टो की तरह नहीं है, तो उस मामले में ठीक है। सो आज का टॉपिक था सेक्टर एंड एमएफ, तो इसको मैं कवर कर दूं, उसके बाद आपके क्वेरीज लूँगा। देखिए सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे ना, तो नो ब्रेनर जो कि मैं आपको काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, बैंकिंग है, उसमें कहीं कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। एक ऐसा सेक्टर जिसमें दिमाग नहीं, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए एक तो बैंक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, एनपीएस काफ़ी कम हुआ है बैंक्स का, अगर आप देखें प्रॉफिट्स अच्छा खासा बढ़ा है, और कोविड के बाद ऑफकोर्स क्रेडिट ऑफटेक अच्छा खासा चल रहा है, अभी भी क्रेडिट ग्रोथ जो है, क्योंकि इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा खासा चल रहा है, और यही ब्रेड एंड बटर है बैंक का ना, लोन देना, पैसा उठाना और लोन देना, ये तो वो काम ठीक से चल रहा है बैंक्स का। और वैल्यूएशंस देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव है, खासकर लार्ज कैप के जो बैंक्स हैं, बड़े बड़े बैंक्स, उनका जो वैल्यूएशन देखेंगे प्राइस टू बुक तो बहुत अट्रैक्टिव है। तो उस मामले में बैंकिंग में बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा है। बैंकिंग में देखिए सिर्फ एक इशू मैंने हमेशा डिस्कस किया आपसे, मार्जिन का। तो बिल्कुल जब इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है ना, तो उस समय मार्जिन काफ़ी अच्छे आते हैं बैंक्स के, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो लोन का रेट वो तुरंत बढ़ा देंगे, लेकिन डिपॉजिट रेट बढ़ाने में टाइम लेते हैं, इसीलिए वो मार्जिन काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे उनको डिपॉजिट रेट बढ़ाना पड़ेगा ना, डिपॉजिट चाहिए, डिपॉजिट नहीं होगा तो फिर वो लोन कैसे देंगे, तो इसीलिए बाद में ये मार्जिन थोड़ा कम होने लगता है। अभी वही देखा गया है, मार्जिन उनके थोड़े कम रहे, एक दो क्वार्टर और कमेगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा मोस्टली। तो उस मामले में बैंकिंग में मार्जिन प्रेशर थोड़ा रहेगा, लेकिन क्रेडिट ऑफ टेक तो चलता रहेगा ना अभी, तो उस मामले में प्रॉफिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन थोड़े कम होंगे, तो बैंकिंग सेक्टर नो ब्रेनर है। उसके बाद आईटी देखिए, आप लोगों का बहुत क्वेरी आता है आईटी, मैंने हमेशा बोला है ना कि इंटरेस्ट रेट का भी फिलहाल गेम है ये। इंटरेस्ट रेट नेक्स्ट ईयर से जैसे ही मार्केट को थोड़ा लगेगा कि इंटरेस्ट रेट कम होने वाले, होने की जरूरत नहीं है, बस मार्केट को लगना चाहिए नहीं, बस होने वाला है, वहीं से आप आईटी के स्टॉक्स में और मतलब तेजी आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल लार्ज कैप जैसे परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस आने ही लगेगा। तो आईटी को भी आप देख सकते हैं कि मतलब शॉर्ट टर्म का एक कॉन्ट्रा बेट की तरह आप देख सकते हैं, बट नेक्स्ट ईयर यहाँ से भी लग रहा है कि परफॉर्मेंस आएगा। आईटी से रिलेटेड अगर आप एआई देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इंडिया में ऐसा कोई स्टॉक है नहीं जो कि पूरी तरह से एआई रिलेटेड काम कर रहा हो। हाँ, रिलेटेड स्टॉक्स हैं थोड़े बहुत, तो वहाँ अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है तो वो देखा जाता है, देखा जा सकता है वैल्यूएशंस देखकर, क्योंकि जनरली वैल्यूएशंस वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा फार्मा अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस नहीं आया था, लेकिन अब परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो गया, तो फार्मा भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की आने वाले समय में हम परफॉर्मेंस ठीक ठाक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स तो मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस अच्छा चल भी रहा है और आने वाले समय में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी डेवलप कर रहा है ना, लाइक रियल एस्टेट आपका अच्छा कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल गुड्स कंपनीज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बट हाँ, कैपिटल गुड्स का वैल्यूएशन मैंने हमेशा बोला, वैल्यूएशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम, तो अगर कोई ठीक ठाक वैल्यूएशन पर मिल रहा है तो ये भी अच्छा सेक्टर है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी तो एवरग्रीन है फिलहाल, कई सालों तक इसका बहुत डिमांड रहेगा। ईवी रिलेटेड, हाइड्रोजन रिलेटेड अगर कुछ अच्छा खासा दिख रहा है तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि फिलहाल लग रहा है कि कंटिन्यू करेगा, तो पीएसयूज ये कंटिन्यू रहेंगे, इनका जो परफॉर्मेंस है आने वाले कुछ समय तक तो बिल्कुल और कंटिन्यू रहेगा। पीएसयूज में ऑफकोर्स बैंकिंग देखा जा सकता है, तो प्राइवेट के मुकाबले देखिए मार्केट शेयर उनका हमेशा घटेगा, ऐसा बात बिल्कुल सही है, लेकिन इनका वैल्यूएशंस देख लें, और जो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं आ रहा था, प्रॉफिट अचानक बढ़ गया, मार्जिन उनका थोड़ा बढ़ा है, एनपीएस घट गया है, वैल्यूएशंस बहुत कम था, इस कारण पीएसयूज ऊपर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के बैंक से पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छे हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट लगाया गया है, तो पहले जिस मेस में थे उस मेस में अब नहीं है, परफॉर्मेंस पहले से इम्प्रूव हुआ है इसीलिए। और आने वाले समय में इनका ठीक ठाक चलेगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखना होगा, बट शॉर्ट टर्म तो लगता है ठीक रहेगा, वहाँ इश्यूज़ नहीं है। उसके बाद डिफेंस एंड रेलवेज, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं कुछ स्टॉक्स के, टोटली अग्री। लेकिन वहाँ पे भी अगर कुछ ठीक ठाक मिलता है तो देखिए ये सब अभी क्या चल रहा है ना, कि एक होता है टेलविंड, एक होता है हेडविंड। जैसे जब आप नाव चला रहे हो ना, सामने से अगर हवा आता है ना, विंड आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तब जाकर कुछ स्पीड मिलेगा, जबकि अगर पीछे से विंड आता है तो कम एफर्ट में भी आपका नाव काफ़ी तेज़ी से जाएगा। तो वही है हेडविंड और टेलविंड। हेडविंड मतलब सामने से, टेलविंड मीन्स आपको सपोर्ट कर रहा है। तो अभी डिफेंस और रेलवेज को देखें तो यहाँ पे टेलविंड आ रहा है जो कि हेल्प कर रहा है। टेलविंड कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट की ओर से, मेक इन इंडिया, प्लस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो रेलवेज एंड डिफेंस पे तो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रहा है यहाँ पे। तो उसके कारण ये दोनों सेक्टर्स अभी कई सालों तक बहुत अच्छा करेंगे। तो वैल्यूएशन ज़्यादा है, आई एग्री, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट टेलविंड ये लगता है कि अच्छा करेंगे। अगर ठीक ठाक थोड़ा बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन, एक होता है ना दूसरी दुनिया का वैल्यूएशन, वो अलग है, लेकिन ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो बिल्कुल चलेगा। अगर अच्छे खासे स्टॉक्स मिलते हैं तो ये भी देखा जा सकता है। यहाँ पे और ज़्यादा ऐसा लगता है, फॉर श्योर नो बडी नोज, बट ऐसा लगता है कि यहाँ का परफॉर्मेंस ठीक रहेगा कुछ स्टॉक्स का। इसके अलावा ऑफ कोर्स अदानी, उसके बिना तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल चल रहा है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, फिर से इनका फ्राइडे गिरा है काफ़ी कुछ। तो यहाँ भी ये इंटरेस्टिंग, अगर यहाँ पे कुछ अच्छे वैल्यूएशंस पे कुछ दे, देखिए अदानी पे मैं ट्राई करूँगा एक अदानी स्टॉक्स पे एक डिटेल वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत लोग सेप्टिकल होते हैं अदानी को लेकर। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, पहले मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया था। अगर आप परफॉर्मेंस देखें, करंट परफॉर्मेंस, तो देखिए स्टॉक मार्केट का पैसा कहाँ से जाएगा, पी रेशियो क्यों बढ़ता है? फ्यूचर को देख के पड़ता है। एल आप देखें ना, इतनी बड़ी कंपनी है, और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं एल के मुकाबले कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी कंपनीज हैं। फिर भी एल को कोई नहीं पूछ रहा है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज की बात मैं बोल रहा हूँ, रिलेटिवली बहुत डिमांड है उनका। क्यों हो रहा है? आपको लगा अरे एल तो इतना बड़ा है, ये छोटी छोटी कंपनीज है, यहाँ पे इतना डिमांड है। क्योंकि हम ग्रोथ रेट देखते हैं, और प्लस देखते हैं फ्यूचर में कितना ग्रोथ आएगा, कौन बढ़ेगा, उस तरह से। तो एल देखिए, और अगर प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी एल का मार्केट शेयर धीरे धीरे ले रहे हैं, एल का मार्केट शेयर घट रहा है। तो ना फ्यूचर देखते हैं, ग्रोथ अदानी के साथ वो प्लस पॉइंट है। अभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेट है, मतलब पहले मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, फिर से बनाऊंगा मैं, तो उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे जिन भी सेक्टर्स में वो हैं, उन सेक्टर्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ह्यूज पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, मतलब पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, तो मतलब सभी कुछ आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। उसके ग्रो किए बिना इंडिया ग्रो नहीं करेगा, मतलब उन सेक्टर्स के। और अदानी वहीं पे है, अदानी ग्रुप। तो इसीलिए उस पोटेंशियल के कारण अभी अगर देखें तो यस करेक्ट, अभी तो वैल्यूएशन मतलब दूसरी दुनिया का है, खरीदना ही नहीं चाहिए, उसे देखेंगे। लेकिन हाँ, फ्यूचर अगर देखेंगे तो ऑफकोर्स वो रिस्क है, फ्यूचर में आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, नो बडी नोज। अगर आए तो बहुत अच्छा है, अगर आएगा तो फिर वो जस्टिफाई करेगा। तो मैं ट्राई करूंगा, तो यहाँ भी अगर किसी को लगता है बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, तो यहाँ भी थोड़ा कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, देखिए म्यूचुअल फंड्स हमेशा ध्यान में रखें ना, कई लोगों को आप सुनेंगे अभी मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं करो, अभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करो, अभी सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, इस तरह की बातें। पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये इस तरह का, मतलब मैंने कभी स्टेटमेंट दिया भी नहीं और शायद कभी दूंगा भी नहीं। इसका रीज़न ये है कि ऑफकोर्स वैल्यूएशंस अगर आप देखें तो बिल्कुल लार्ज कैप का वैल्यूएशन रिलेटिवली बेटर है, मिड कैप स्मॉल कैप का ओवर वैल्यूड है। ये कई बार हम लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई ब्रेन नहीं लगाना है ये क्लियर कट है। लेकिन देखिए इशू क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट कैसे, रिटेल इन्वेस्टर जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसके आधार पे उसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं कि डेली बैठा हुआ है, मार्केट वॉच कर रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बेसिस पे वो कॉल ले, बिल्कुल भी नहीं है, संभव भी नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। प्लेन वेनिला इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कीजिए, अपना रिस्क प्रोफाइल डिसाइड कीजिए, और एक पोर्टफोलियो बनाएं। इक्विटी में इतना रखेंगे, डेट में इतना रखेंगे, उसके बाद आप मार्केट कैप डिसाइड करें, लार्ज कैप में इतना, मिड कैप में इतना, स्मॉल कैप में इतना, दैट्स इट। उसके आधार पे अपना इन्वेस्टमेंट करें। मिड कैप में नहीं करूंगा, लार्ज कैप में नहीं करूंगा, स्मॉल कैप में नहीं करूंगा, स्मॉल कैप में करूंगा, मिड कैप में
करूँगा लाभ, इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़े। वो मार्केट टाइमिंग होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी चक्रों, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तब तो ये सोचना ही नहीं है। हाँ, सिर्फ ये ध्यान रखें कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका हो तो हम ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे। किसी का ऐसा ही भी चल रहा है छोटा मोटा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, गिर सकता है, आई एग्री। लेकिन भाई आप कितना गिरेगा, मतलब हो सकता है 10-20% गिर जाए, मान के चलते हैं। तो क्या वो 5-6 साल तक गिरा रहेगा? कुछ महीने तक गिरेगा हो सकता है, उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, तो फिर वो ओवरऑल रिकवर कर जाएगा वो। यही अगर कोई बेच देगा, बेचने से प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए मार्केट जब काफ़ी ऊपर है बेचें, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर जो एंट्री होता है ना वो प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अभी देखिए, अभी जिस तरह का मार्केट है बिल्कुल सही है, ऑल टाइम हाई है, तो कुछ लोग बेच देंगे डर से कि बेच के निकल जाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि अभी बेच तो दोगे आप, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स का जो कंडीशन, ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। हो सकता है यहाँ से लगातार और ऊपर चला जाए 5-10%, जो कि मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ। फिर वहाँ पे आप लगेगा कि अरे मैं मिस आउट कर गया। उसके बाद वो 5-10% छोड़कर फिर से आप एंट्री लेंगे कि अरे ये तो लगातार ऊपर जा रहा है, मैं मिस कर रहा हूँ। उसके बाद एंट्री लेंगे, उसके बाद फिर से धड़ाम से मार्केट गिर जाएगा। तो ये सब चलता रहेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने हमेशा आपको बोला है रिटेल इन्वेस्टर्स को, एक पोर्टफोलियो बना लें अच्छे खासे फंड्स, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स ले लें, इन्वेस्ट कर दें और वहीं पे बने रहें लंबे समय तक, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। हाँ, बीच बीच में परफॉर्मेंस चेक करते रहें, अगर कहीं कुछ गड़बड़ लगता है तो उसे चेंज करें। लेकिन बहुत ज़्यादा, लाइक म्यूचुअल फंड में तो बहुत ज़्यादा चेंज करने का मतलब भी नहीं बनता है ना। वो भी सिक्लिकल है, कोई वैल्यू स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई ग्रोथ स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई मिक्स्ड में ज़्यादा कर रहा है, तो सिक्लिकल है। 10 ईयर्स या 5 ईयर्स में देखेंगे तो मोस्टली एवरेज आउट करके रिटर्न्स ठीक ठाक आ जाता है। स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, आई एग्री, क्योंकि स्टॉक्स में आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको नॉलेज भी बहुत चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। सिंपली एक पोर्टफोलियो बनाए, बने रहें। एसआईपी चल रहा है तो चलने दें। मिड कैप स्मॉल कैप अभी थोड़ा कम कर लें, एसआईपी चल रहा है, लार्ज कैप में थोड़ा बढ़ा लें। लेकिन हाँ, आपका जो भी पोर्टफोलियो एलोकेशन है मार्केट कैप का, उसे मेंटेन रखें, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। 60%, 30%, 20% जो भी आपने डिस्कस किया है, उस मतलब जो भी आपने डिसाइड किया उसे आप मेंटेन करें। हाँ, उसमें अगर कहीं कोई बड़ा चेंजेस आ गया हो ना, तो उसे आप ठीक कर लें। दैट्स इट। मतलब ऐसा नहीं कि अभी मैं सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करूंगा, मिड कैप स्मॉल कैप पूरा बेच दूंगा, उसके बाद एंट्री में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। कई बार होता है ना, हम बेच देते हैं, उसके बाद सही समय इंटर ही नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे कि आपने अभी बेच दिया, उसके बाद मार्केट लगातार ऊपर जाएगा, मान लीजिए 10% ऊपर चला गया, अब आपको लगा अरे यार इतना ऊपर चल गया है, पूरा मिस कर गया। उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा गिर जाए, अब मार्केट गिरने के बाद आपको लगे नहीं नहीं मैंने सही दिमाग लगाया था, मार्केट तो गिर गया, अब और गिरेगा। फिर से आप इंतजार में बैठे रहेंगे कि और गिरेगा और गिरेगा, फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर से आप मिस कर जाएंगे। तो ये सब चलता रहता है, तो इन चक्रों में बिल्कुल भी नहीं पड़े। मतलब 15-16 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ क्या चल रहा है। तो अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करें, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, बने रहें। पोर्टफोलियो का जो भी आपका एलोकेशन है ना, उसे मेंटेन करें। मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन, यस, वो रोटेट करें आप। तो एलोकेशन करना जरूरी है। अगर कहीं कोई बहुत ज़्यादा एलोकेशन हो गया है, जो कि आपने पहले नहीं सोचा था लेकिन हो गया, तो उससे आप रीबैलेंस कर लें, वो बिल्कुल सही, रीबैलेंसिंग बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप यही करते रह जाएंगे। और ना, कई बार आप बेच कर पूरा पैसा अपने पास रख देंगे, एक बार आपके पास पैसा आ गया तो आप सोचे अरे मैं कुछ खरीद लेता हूँ, कहीं कुछ यूज़ कर लेता हूँ, पूरा आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये भी देखें।